बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि मौसम बरसात में बौसीदा इमारतें जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती हैं, तो अपना किरदार ज़रूर अदा करें। बारिशों के दौरान पुरानी और बौसीदा इमारतें और ऐसी इमारतें जिनका ढांचा कमज़ोर हो, वहाँ से जो है वो आप मूव कर जाएँ या फिर उसकी रिपेयरिंग करा लें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके प्यारों के लिए और ख़ास तौर पर आपके पड़ोसियों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, जिसको निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जब भी बारिशें होती हैं वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती हैं और फिर जो है वो नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए आपको अपना किरदार ज़रूर अदा करना होगा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। दूसरी जानिब मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं जी। आज का दर्जा हरारत आपको मैं बताती चलूँ तो 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 40 और 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जी ये था हमारा मौसम की सूरत हाल। और अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी, एक अहम इंकशाफ, नाकों पर रिश्वत और शहर की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। दूसरी टॉप स्टोरी है, रकीन असम्बली को मंजूरशुदा फंड्स जारी ना हुए, शहर के मुतादिद तरक्याती मंसूबे लटक गए। मेयो अस्पताल का सर्जिकल टावर 10 साल में भी तामीर नहीं हो सका। और 31 रमजान बाजार लगाने की तैयारियां शुरू, यूनिफॉर्म जारी, बाजारों का सिक्योरिटी ऑडिट होगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इरफान मलिक और शाहिद नदीम सिप्रा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। इरफान, आपसे आगाज़ करेंगे खबर का। वकास की कल स्टोरी और एक्सक्लूसिव स्टोरी, नाकों पर रिश्वत लेकर कभी किसी चिंकी वाले से बोतल पी जा रही है, कभी पैसे जो है वो गाड़ी के हाथ अंदर डालकर जो है वो चोरी छुपे लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैमरा तो सब देखता है और वो चीज़ रिकॉर्ड भी हुई, सिक्योरिटी दाव पर लग गई है। सीवल जी, आप हमारे टीवी कैमरों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो नाके हैं, यहाँ पे अपने पुलिस की सर्विलेंस के लिए नाके के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। जब पुलिस अफसरान को वहाँ से कुछ नज़र नहीं आता तो ये जो हमने हाईलाइट किया, इसमें किया क्या गया, 3 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, कुछ दिन बाद उनको दोबारा बहाल करके इन्हीं जगहों पे वो लगे होंगे। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के जो जितने भी नाके हैं SP मुजाहिद के वो अंडर आते हैं सारे जी। और उन जनाब की ये बात है कि उन्होंने कभी नाकों पे जाके विजिट करना तक गवारा नहीं किया होगा। उनको ये मालूम ही नहीं कि नाकों पे किस तरह लोग के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे किस तरह गाड़ियों को चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। आप शहर में होम डिपार्टमेंट की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे लेटर निकलते हैं कि लाहौर के अंदर दहशतगर्द दाखिल हो गए, लाहौर के अंदर दहशतगर्द दाखिल हो गए। तो ये दहशतगर्द किस तरह आते हैं, किन रास्तों से आते हैं? यही जो रास्ते हैं यही वो इस्तेमाल करते हैं, यही पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इनका पोल आपने देख लिया कि किस तरह 100 रुपया लेके या एक जो बोतल लेके लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। ये पुलिस एहलकार जो यहाँ पे नाकों पे लगे होते हैं, इनका ये काम है, ये यहाँ पे पैसे दे के, अफसरान को पैसे दे के अपनी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगवाते हैं। और फिर हालत ये, कल DIG साहब से बात भी हुई और हमने उन्हें लाइव बुलेटिन के दौरान लिया भी, तो उनका कहना था कि ठीक है, हम एतराफ़ करते हैं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, तो उनको हम हाईलाइट करके जो है वो उनका सद्देबाब करेंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया और मैंने ये सवाल उठाया कि मॉनिटरिंग कैमराज लगे हुए हैं वहाँ पर, तो अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे होते, आपका डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा होता, हमसे पहले ये खबर आपके पास होती। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी कमजोरी है हमारी कि हम मॉनिटर नहीं करते। तो क्या एतराफ़ करना काफ़ी है? ये इन लोगों की ढिठाई है, इन लोगों की जो इनकी सर्विलेंस में, मैं समझता हूँ इनकी सुपरविजन के अंदर इनकी नाअहली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लाहौर के जितने भी आप नाके मैंने आपको बताया वहाँ पे कैमरे लगे हैं, इसके अलावा थानों के अंदर कैमरे लगे हैं, हर जगह जगह के ऊपर कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जिसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल। और इसी वजह से आपके जो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के बाहर ब्लास्ट हुआ उस पर भी आपका कैमरा लगा हुआ, लेकिन
आप उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके, आप उनको पता ही नहीं कर सके। अच्छा, शायद ये सूरत हाल अगर रही तो फिर हम तो बिल्कुल महफूज नहीं है, हमें तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो सिक्योरिटी तो दाव पे लगी। जिस तरह इरफान कह रहा था कि दहशतगर्द दाखिल हुए, हसास इदारों ने रिपोर्ट पेश कर दी, वो तो चाहिए गरीब आदमी तो 100 रुपया दे रहा होगा, जो लोग एक प्लान के तहत लाहौर में तो वो तो कितने पैसे देते होंगे। हाँ, तो इसमें वो जिस तरह कह रहे हैं कि एसपी मुजाहिद जो है उन्होंने कभी मॉनिटरिंग ही नहीं की। अगर उनको उस पर तैनात किया गया, उनके फ़राइज़ में शामिल है कि चेक करना, तो वो क्यों नहीं निकलते? इस पे आपके डीआईजी खामोश है, गर्मी उनको एसी गाड़ी मिली होगी, उनको पेट्रोल मिलता होगा, एसी गाड़ी मिली है, पेट्रोल मिलता होगा, स्क्वाड मिली होगी, उसको ड्राइवर मिला होगा। ये सारी चीजें मरात एंजॉय करने के लिए आप कमरों में बैठ के ड्यूटी नहीं कर सकते। दूसरी बात करना कि आपके 3 जो दाखिली रास्ते मेन हैं, शादरा, बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग, आप किसी भी वक्त जाए वहां पे ट्रैफिक जाम होगा, आपके लाइनें लगी होंगी। जब भी आप बाहर से अंदर आएंगे लाइनें लगी होंगी। उससे क्या, लोग तो फंसे हुए हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं कि चेकिंग हो रही है जी, अंदर जाने दिया जा रहा है चेकिंग के बाद। और हालात क्या है कि आप 100 रुपया ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक बोतल लेके उसके बाद लोगों को अंदर जाने के लिए दे रहे हैं। ये पुलिस की पुरानी रवायत है। रिश्वत लेना कोई नई बात नहीं है, ये पुलिस के खून के अंदर रच बस गई है। तो फिर किस बात की, किस चीज पर ये लोग दुहाइयां देते हैं कि हमने थाना कल्चर तब्दील कर दिया, हमारे पास फंड की कमी है, अरबों रुपया बजट रखवाने के लिए जो है वो 94 अरब रुपया बजट जो है इस दफा इन लोगों ने प्रपोज किया है कि हमें 94 अरब रुपया दिया जाए। अब ये 94 अरब जो है वो किस तरह होगा, इसमें से 80.2% जो है वो इन लोगों की सैलरीज में चला जाएगा। बाकी जो है वो इनकी फलाह बहबूद पे, इन लोगों के यूनिफॉर्म पे, असले के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाएगा। बात यह है कि अगर वो 20% भी अगर इनके ऊपर खर्च किया जाए, इन लोगों को दिया जाए, इन जो छोटे एहलकार हैं इन लोगों पे खर्च किया जाए, तो इस तरह ये काम, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को फंड्स नहीं मिलते, इनको 18-18 घंटे इनसे ड्यूटियाँ लेते हैं, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह की होगी। नहीं, जब पैसे लेकर कुछ परसेंट की आदत जो बनी हुई है रिश्वत लेने की, अगर कुछ परसेंट उस पर लगाया जाए तो मेरा ख्याल इन लोगों को इनके लिए अवेयरनेस दी जाए। कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि इबरत का निशान बनाया जाए, मिसालें कायम की जाए कि अगर आप रिश्वत ले रहे हैं तो आपको ये सजा मिल सकती है। जब वो रिश्वत लेके इन लोगों को नाकों पे लगा रहे हैं तो वो इनको सजा किस तरह दे सकते हैं? ये नाकों के ऊपर लगने वाले, ये बकायदा इन लोगों की जो है वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बहस होती है कि हमने नाके पे लगना है, जो ज़्यादा पैसे देता है वो नाके पे लगता है, इनकी बोलियाँ होती हैं वहाँ पे। जब ये सूरत हाल होगी तो इस तरह ये किस तरह ये लोग अपने नाके ठीक कर सकते हैं? क्योंकि नाका जो है सबसे ज़्यादा कमाई वाले इलाके हैं। थानों के अंदर तो कुछ लोगों ने थाने के अंदर जाना है, तो लेकिन नाके से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरनी है, उसमें से हजारों गाड़ियों में से टेक्नोलॉजी को इन कर रहे हैं, हमने कंट्रोल रूम बना दिया स्टेट ऑफ द आर्ट, हम स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्सेस ला रहे हैं, तो फिर क्या फायदा उन सारी चीजों का? वो सारी चीजें भी फंड खाने के बहाने हैं और कोई चीज नहीं है। आपने डॉल्फिन बना दिया, आपने पीरू बना दी, आपने ऑप्शन बना दिए, लेकिन आपने आज तक खाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने इन एहलकारों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल पैदा होती है। तो इसको फिर हम कोई अच्छाई की उम्मीद तो ना इसकी हम कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये पुलिस का रवायती कल्चर है और इस कल्चर को तब्दील करने के लिए जो ऊपर से हमारी जो इनके जो बड़े अफसरान हैं, जब तक उनको तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि वो लोग पैसे दे के जब आते हैं तो उन्होंने अपने पैसे पूरे भी करने हैं। लाहौर के अंदर जो SHOs लग रहे हैं वो पैसे दे के लग रहे हैं। जब ये लोग पैसे दे के यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ करेंगे, अपनी तैनातियाँ लेंगे, तो किस तरह ये पॉसिबल है कि वो ईमानतदारी के साथ काम करेंगे और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करेंगे? फिर तो उनका काम यही होगा कि हमने पैसे दिए, हम पहले वो अपने पूरे करें, उसके बाद उसके ऊपर जो हमने कमाई करनी है वो करें, और इसी कमाई के लिए तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, कोई चीज जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी खबर हमारी, अरकान असम्बली को मंजूर शुदा फंड जारी नहीं हुए, शहर के मुतादिद तरक्याती मंसूबे जो हैं वो लटक गए। अब शायद सिप्रा हर साल जब नया बजट आने लगता है उससे पहले ऑडिट किया जाता है, देखा जाता है, फिर आके चीज़ें खुलती हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट को इतने फंड्स मुख्तस किए थे, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, उनकी नाअहली है। मिड ईयर जो है वो ऑडिट क्यों नहीं किया जाता, देखा क्यों नहीं जाता कि फ़ंड्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, और अगर अरकान असम्बली को ये फंड्स नहीं मिले तो फिर ये कहाँ गए? कौन से मंसूबे, कौन सा बड़ा मंसूबा है जो शुरू हुआ है? सारे फंड्स जो है आपको नजर नहीं आ रहा शहर में बड़ा मंसूबा? एक फिरोजपुर रोड पे बन चुका है, एक बन रहा है शहर के वस्त में, ठोकर न्याज बेग से लेके 27 कायद-ए-आज़म इंटरचेंज पे। ये बड़े मंसूबे, इनको बड़ा मंसूबा कहा जाता है। ये गली मोहल्ले का या सोलंग तब्दील करवा देना या सीवरेज को बिछा देना, ये तो छोटे मंसूबे, ये किसने देखने हैं? ये तो लोगों के फ़ायदे के मंसूबे है ना। पंजाब गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को जब इलेक्शन आएगा, इंतखाबात आएंगे, उसमें ये फ़ायदा नहीं देंगे। ये MPAs जो MNAs है, इनको इतना फ़ायदा देते हैं कि आप जाएँ
फीता काटें, उसके बाद एक तख्ती लगा दें, उस पर 50-60 कोऑर्डिनेटर्स के नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, उनकी खसूसी काविश से ये हो गया, उसके बाद कोई नहीं। और मीडिया को बुला लें, ताकि मीडिया को बुला लें, आपकी कैंपेन चल गई, वो आप फोटो सेशन हो गया, बड़े काम कर रहे हैं। बात यह है कि साल खत्म हो रहा है, साल के बाद आपको याद आ गया कि आपको फंड जो है मिले हैं वो आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे, मंसूबे लटक है। साल पहले आप सो रहे थे, आपको एक ही मंसूबा शहर में नजर आ रहा था कि हमने ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनानी है। जब एक चीज डिफाइन कर दी कि हर हल्के के जो एमपी हैं उनको 12.5 करोड़ मिलेंगे तरक्याती फंड। सिविल इसमें भी एक और वजह भी है, आपने नाज़मीन के इलेक्शन करवाए, नायब नाज़मीन के इलेक्शन करवाए, अब 8 माह से ज़ायद हो चुका है उन लोगों को इलेक्शन के बाद, उनको अभी तक जो है फंड इख्तियारात नहीं दिए गए, ना उनको फंड्स दिए नहीं। अब उसमें ये मसला ये है कि अगर आप इन नाज़मीन को इनको इख्तियारात दें तो इन लोगों ने फ़ंड मांगने हैं अपने मोहल्लों के लिए, अपनी गलियों के लिए। उसके बाद आपने वो टर्म भी तो चेंज कर दी, अब नाज़िम के बजाय आपने चेयरमैन कोई। अब देखें, अगर उसके बाद इलेक्शन आ रहा है अब 1.5 साल के बाद आपका, और उस इलेक्शन के अंदर आपने वोट लोगों से लेने हैं, वोट जो है वो चेयरमैन ने नहीं लेने, नायब चेयरमैन ने नहीं लेने, वो वोट लेने हैं एमपीए ने, एमएनए ने। आपने एमएनए एमपीए को खुश करना है, लेकिन उनकी इसी वजह से चलाएंगे तो यही लोग ना, क्योंकि ये तो तैनात रहेंगे चाहे उनकी हिरारकी अपनी जगह, लेकिन जो चेहरा है वो एमएनए है, जो चेहरा है वो एमपीए है, उसने जाके अपना फेस दिखा के वोट लेना है, अपनी पार्टी को दिखा के लेना है। तो फिर वोट उनको फंड अब इसलिए नहीं मिल रहे कि अब क्योंकि जो फंड्स हैं वो सारे के सारे बड़े मंसूबों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये प्रायोरिटी हुकूमत की नहीं रही कि हमने किसी आम आदमी का काम करना है, उसके गली का काम करना है, उसकी गली के अंदर ट्यूब लाइट्स लगानी है, उसका सीवरेज का काम करना है, साफ पानी का इतना बड़ा मसला है पूरे शहर का। अभी जो प्रोजेक्ट है, अभी तमाम तर फोकस जो है वो सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पे है, उससे पहले मेट्रो पे था। सारे फंड जब यहाँ पे लगा देंगे तो इन लोगों को कहाँ से देंगे पैसे? और फिर ये कहा जाता है कि ये तो चाइना के ताउन से, मतलब उनसे कर्जा लिया है, और कर्जा कहाँ लिया है? इस फंड में आप 100 अरब रख रहे हैं, जो मौजूदा बजट आप आ रहा है इसमें 100 अरब आप मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए रख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अपने फंड्स आप लगा रहे हैं ना। आप अभी निकालेंगे, तालीम से आप निकालेंगे, सेहत से फंड्स आप निकालेंगे, आपके छोटे महकमे, जिस तरह ये बात करे इरफान के पब्लिक जो इश्यूज है, पब्लिक इश्यूज के जो फंड्स होंगे वो कभी यूटिलाइज नहीं होंगे। प्रायोरिटी में साफ फर्क आ गया ना, 100 अरब रुपया ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए और 10 अरब रुपया सिर्फ साफ पानी के लिए। कितना डिफरेंस है? साफ पानी जरूरत नहीं ना, साफ पानी आपको बोर्ड नहीं देगा, उनके लिए साफ पानी जरूरत नहीं है। जिन्होंने ये सारी पॉलिसी बनानी है उनके लिए साफ पानी मसला नहीं है, उनके घर पे फिल्टर पानी भी आता है, उनके पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज के पानी वहाँ पे घर पे पहुँचते हैं। उन्होंने कभी नल से पानी नहीं पीना, उन्होंने नलके से पानी नहीं पीना, वो नलके से पानी पीना है, हमने आपने पीना है, हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। लेकिन आम पब्लिक उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। वो सिर्फ एक जो क्लास है, जो अपना एक मंसूबा उन्होंने जेहन में तैयार कर लिया कि हमने ये ऐसे मंसूबे जिस पे तख्ती लग सके और पॉइंट स्कोरिंग की जा सके अगले इलेक्शंस के लिए, उन मंसूबों को तरजीह दी जाती है, और आम आवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे होते हैं, जो उनके फ़ायदे के लिए होते हैं, उनको देखा ही नहीं जाता। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। अगली खबर हेल्थ रिलेटेड है। मेयो अस्पताल का सर्जिकल टावर जो 10 साल में मुकम्मल ही नहीं किया जा सका, क्यों? क्या मुहर्रिकात हैं? क्या प्रायोरिटी में हेल्थ भी शामिल नहीं है, जिसका दावा तो बहुत किया जाता है? इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, मेयो अस्पताल का सर्जिकल टावर शायद से आपसे शुरू करेंगे। ताखीर के बायस लागत में भी डेफिनेटली इजाफा होता जा रहा है, 10 साल गुजर गए। देखिए, बात वही है कि जो मरीज़ों के लिए जो आम पब्लिक के इश्यूज़ हैं, जो उनको जिससे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो मंसूबे आपके जब प्रायोरिटी पे नहीं होंगे, आपकी तरजीहात में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ नारे की हद तक होगा कि पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीहात में सेहत शामिल है, तालीम शामिल है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको इसी तरह नज़र आएंगी कि एक आप सर्जिकल टावर बनाने जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक को उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको तिबी जो सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी। तो 10 साल आप अगर मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन 2 साल में बनाने जा रहे हैं, आप मेट्रो ऑरेंज जो बस है उसको 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, 2018 से पहले मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। एक आपने टावर बनाना है, वहाँ पे 400 बेड्स का जो वो आपके वार्ड्स बनने हैं, तो उसके लिए आपके जो फंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर साल क्या होगा? हर माली साल से पहले आप अरबों रुपए की प्रपोजल दे देते हो, आप 2 अरब रुपए दरकार आप 1 अरब 17 करोड़ आपको चाहिए, उसमें से 80 करोड़ आपके लग चुके हैं। अब नया साल आ गया है, 10-12 दिन अभी बजट पेश हो जाएगा, उसमें फिर अरबों रुपए मुख्तस हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको तिब्बी जो आलात हैं उसके लिए अरबों रुपए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए।
ये मेरे ख्याल में आप 10 साल बाद भी अगर जिंदगी रही तो हम यही कह रहे होंगे कि सर्जिकल टावर को 20 साल गुजर गए, उसकी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर जो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो तालीम होती है, उसके बाद ये आ गई हेल्थ आ गई, और उसके बाद लोगों का रोज़गार। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको पसे पुष्ट डाल के आपकी प्रायोरिटीज, मेरे ख्याल से ये बॉटम से टॉप ऑफ द, इसका मतलब हम सबसे आखिरी, हम तो अभी मुआशरे की लिस्ट में हम लोग, मेरे ख्याल में हम शामिल नहीं हुए। महज़ब मुआशरा तो बहुत दूर की बात है, हमें अभी तक अपने आप को हम मुआशरे के तौर पे मनवा नहीं सकते। फिर कसूरवार कौन हुआ? गवर्नमेंट कसूरवार हुई या हम आम आवाम? क्योंकि मैंडेट तो फिर बिल्कुल हम लोगों का भी कसूर है। हम जो है इन जैसे कहते हैं अवाम होती है वैसे ही उनके हुक्मरान होते हैं। हम लोग ठीक नहीं होंगे तो ये हुक्मरान कैसे ठीक हो सकते हैं? उनके लिए ये प्रायोरिटीज नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखें, हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स नहीं है। आप पीआईसी में जाके देखें, एक छोटी सी अंदर वो जो इसकी इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी के ऊपर कई जगह पे आपको कुर्सी के ऊपर लोग ड्रिप लगा के बैठे नजर आएंगे, एक बेड के ऊपर दो। अंदर इतना बुरा हाल है कि वहां पे खड़ा होना मुश्किल है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी, आप किसी को हेल्थ फैसिलिटी नहीं आप दे सकते। ये तो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल नजर आते हैं। अस्पतालों की कारकर्दगी क्या है और हुकूमत को इन पे कितना ट्रस्ट है वो तो नजर आ गया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बाहर जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो टैलेंट है, ना फैसिलिटीज है, ना अस्पतालों में उस तरह से इलाज है। मैं एक छोटी चीज आपको बताता हूँ। आप ये बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते हैं, जिना हॉस्पिटल देख लिया, नियो, गंगाराम सर्विसेज, ये आपको हॉस्पिटल नजर आते हैं। आप जो गली मोहल्लों में इन्होंने जो छोटे छोटे इलाकों के अंदर हॉस्पिटल बनाए हैं, कभी आप उनको जाके देखें, वहां पे आपको शाम 6 बजे के बाद डॉक्टर कोई नहीं नजर आता। जो गली मोहल्लों के अंदर जो इन्होंने हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे आपको डॉक्टर नजर नहीं आएगा। डिस्पेंसरीज, दही मरकज जो बने वहां पे कुछ है ही नहीं। जब वहां पे कुछ नहीं है तो इन हॉस्पिटल्स में कैसे हो सकता? और फिर जब तमाम मुजाफाती इलाकों और दूर दराज के पंजाब के इलाकों का लोड भी इन्हीं अस्पतालों में आना है, तो फिर जाहिर है जो लिमिटेड फैसिलिटीज इन्होंने दी हैं वो पूरी नहीं आई। ना आपने कोई हॉस्पिटल नया बनाना है, ना आपने कुछ एक्सटेंशन करनी है। और फिर हालात ये है कि अगली खबर भी अली रामी की ये खबर है, अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी में ताखिर पर वजीर आला ने नोटिस लिया। अब उस नोटिस को कौन कितने खातर में डालता है और इन नोटिस से क्या फर्क पड़ता है? इसमें ये जो खबर है, 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो रिपोर्ट मांगी। कोई भी आपने किसी भी काम का बेड़ा गर्क करना है तो उसके लिए कमेटी बना दे। जिसका आपको रिजल्ट नहीं चाहिए उसके लिए आप कमेटी बना दें। क्या वज़ीर आला पंजाब को ये नहीं मालूम कि शहर के कितने हॉस्पिटल के अंदर जो एक मामूली सी पैनाडोल की गोली है वो नहीं मिल रही? शादरा में गए, वहां पे पैनाडोल नहीं मिले, पूरा अमला उन्होंने तब्दील कर दिया और आज ये इंक्वायरी कमेटी बनाई जा रही है। आज देखा जा रहा है कि ये मामला कभी हॉस्पिटल्स में जाएं, लोगों से बात करें, उन लोगों से पूछें जो इन्होंने अपने हेल्थ कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, अपने मुशीर बना रखे हैं जो हेल्थ के हवाले से। वजीर तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते ना, क्या मुशीर की बात कर रहा हूँ, वो तो इन्होंने करना ही नहीं है। जो मुशीर हैं कम से कम उनसे ही पूछ लेंगे, उनसे अगर अपनी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, जो वहाँ के से मुतल्लिक जो ठीक रिपोर्ट है वही अगर पहुँचा दें वज़ीर आला को, अगर उनके पास टाइम नहीं है जाके हॉस्पिटल देखने का, तो कम से कम फिर इस पे कोई एक्शन हो जाए। बिल्कुल सही। सब हर जगह पे तो फिर तो एक्शन नहीं होगा ना। जाके बताया क्या जाता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस है, हर जगह पे अमन है, हर जगह गवर्नेंस देख लें आप। यंग डॉक्टर्स के बाद पैरामेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल के बाद अब यंग नर्सेज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं सड़कों पर, और ट्रैफिक का निजाम का खाना खराब करके रखा है। पूरा चौक ब्लॉक है, सेपरेट इशू है। मैं आपको बताता हूं, आम आवाम है ना, फिर नहीं आम आवाम। अब मेरी बात सुने, अगर वो पंजाब असेंबली के सामने जाके ना बैठे, अगर वो नासिर बाग में जाके बैठ जाएं तो वो यहाँ पे 1 साल भी बैठे रहे तो उनकी किसी ने सुननी नहीं। तो यहाँ पे आगे चले बैठे हैं, कोई ना कोई 1-2 दिन, कल ख्वाजा सलमान रफीक जाके उनसे मिले, 1-2 लोग और जाके उनसे मिले, चले कुछ मिल तो रहे ना, उनसे आगे बात तो कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से उठ जाएं तो इनकी सुननी किसने है? अब आवाम जो है वो तंग आ चुकी है, लोग तंग आ चुके हैं इन लोगों के झूठे वादों से, इन लोगों की झूठी पॉलिसीज से। जब इन लोगों को अगर आप फंड नहीं दे सकते तो फिर आपने फंड कहाँ पे देने हैं? लेकिन यहाँ पर मेरा एक और एतराज़ भी है। अगर हम यंग नर्सेज एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो एक कल्चर बना लिया हमने एहतजाज का कि जब तक सड़क ब्लॉक नहीं होगी, जब तक घंटों लोग ट्रैफिक में जाम नहीं रहेंगे, जब तक हम एक
एक सिनेरियो क्रिएट नहीं कर देंगे जब वैसे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो फिर वो क्या हो रहा है? जमहूरी हक भी तो है ना एहतजाज करना। बात आप करें यंग डॉक्टर्स की और नर्सिस की। यंग डॉक्टर्स का भी यही था कि सर्विस स्ट्रक्चर हमें दिया जाए, नर्सिस का भी है कि सर्विस स्ट्रक्चर हमें दिया जाए, दोनों का मुतालबा सेम है। तो गवर्नमेंट जब इनका ये मुतालबा मानने से इनकारी है तो वो एहतजाज का रास्ता ही अपनाएंगे ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट को फैसिलिटेट करना होता है। अगर मसीहा ही सड़कों पे निकलेंगे और गवर्नमेंट जो उससे पहले आपको अद्वियात नहीं मिल रही, आपके पास तिबी सहूलतें नहीं है, वो एक तरफ वो, फिर उसके बाद डॉक्टर्स और नर्सिस जिन्होंने उनको तिबी इमदाद फराहम करनी है, ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे तो फिर मरीजों का क्या हाल होगा। एक मुतालबा है यंग डॉक्टर्स का, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करें ना। आप जब पास आउट होते हैं आप एक ओथ लेते हैं कि आपकी प्राइम प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट केयर होगी। आप अपनी ड्यूटीज दें, ऑफ आवर्स में जाकर एहतजाज करें। कौन इंप्लीमेंट करता है? आपके सारे हुक्मरान करते हैं। हलफ तो सारे लेते हैं। हलफ पे तो ये भी कहा जाता है आपने करप्शन नहीं करनी। तो फिर हुकूमत और इस तरह के लोग जो अफेक्टेड हैं उनकी टसल में हम पिस रहे हैं 5-5 घंटे ट्रैफिक में, गर्मी के अंदर। हम लोग भी इसलिए पिस रहे हैं ना कि मैंने आपसे पहले ये बात की थी, यही कहा जाता है कि जैसी आवाम होती है उसके हुक्मरान भी वैसे होते हैं। हम लोग ठीक नहीं है। हम लोग ये चीजें, जब कोई ऐसी हमारे सामने गलत चीज है, हम उस पर अगर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ यही कुछ होगा। ये नर्सेज भी यहाँ पे बैठती रहेंगी। या पिछले दिनों तो आपने मुझे लगता है फिर ये तो शहरियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि शहरी रहे हैं, खुद भी गर्मी में बैठी हुई, वहाँ पर कल 2 नर्सेज बेहोश भी हो गई। आज तीसरा रोज जारी है। तो ये गवर्नमेंट को सोचनी है। गवर्नमेंट, वो लोग निकले हैं सड़कों पे, आके बैठे हैं, आप मिले उनसे, ठीक है, लेकिन 3 दिन हो गए ना, कौन मिलने आया? किसने मुज़ाकरात किए? कहाँ पर आपने बात की? इसमें आवाम का जिम्मेदार है। नहीं, आवाम रही है। आपने जमहूरी हक दिया हुआ प्रोटेस्ट करने का, वो एहतजाज करने जा रहे हैं। आप लोगों का काम है उनसे मिलें, उनसे मुज़ाकरात करें, उनको टेबल पे लेके आए, डायलॉग्स करें। सर ये मुझे लगता है इतनी ढीठ हो चुकी है, मुझे लगता है आप ट्रैफिक में फंसी होंगी, आप घंटों ब्लॉक रही होंगी इस वजह से। मैं नहीं फंसी, सैकड़ों शहरी फंसे हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट हजारों देखें। उनका मसला, हुकूमत तो नाअहल है ही ना, वो तो ढीठ है इन चीजों पर। हमेशा जब बजट आता है लोग एहतजाज क्यों करते हैं? एपका सड़कों पे होती है, यूनियन सड़कों पे होती है, एपका, यंग डॉक्टर्स, यंग नर्सेज एसोसिएशंस, जितनों को प्रॉब्लम है सब मिलकर एकदम एहतजाज करना शुरू कर दें और इनकी बातें जिंदगी मफलूज हो जाए। देखें, हमेशा एहतजाज, लड़ाई झगड़ा, सबका फैसला आपका टेबल पे होता है, डायलॉग्स के जरिए होता है। जब तक आप मुज़ाकरात का रास्ता नहीं अपनाते नहीं होता। इसका मतलब नाअहल हुकूमत की जो खुमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। कंक्लूडिंग लाइन आप क्या करेंगे? कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई हुकूमती जो मुतल्लिका ऑफिशियल्स हैं वो बॉदर नहीं कर रहे इनसे मुज़ाकरात करने, तो फिर ये लोग बैठे रहेंगे, क्या होगा? बजट पेश हो जाएगा, उठ के चले जाएंगे। देखिए, उनका एक ही मकसद है कि बजट आ रहा है, बजट तो उनके लिए मुख्तस की जाए, उनके उसमें रखी जाए। ये सारे जो मैं बात कर रहा था, एसोसिएशन, यूनियंस, ये मई में क्यों ही सड़कों पे निकलते हैं? सिर्फ एक ही वजह होती है कि जून में आपका बजट आएगा। सर, हमें तो सारा साल ही एहतजाज नजर आ रहे होते हैं, सारा साल ही कहीं ना कहीं, कभी एपका, कभी क्लर्क एसोसिएशन, कभी एडहॉक मुलाजिमीन, कभी नाबीना, कभी माजूर। तो हुकूमत की रेट तो फिर जीरो हो गई ना। हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है। वो बात नहीं करते। नबीना ने जब आप लोगों से आगे बात नहीं करेंगे, लोगों से आगे जब आप बॉदर ही नहीं करेंगे कि लोगों के मसाइल क्या हैं, तो फिर ये एहतजाज होते रहेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट वहीं पर है कि खुमियाजा फिर हम आवाम को ही भुगतना पड़ता है, और इनको खुद भी, कि वो बेचारे गर्मी में बैठे हुए हैं, वो बेचारे गर्मी में बैठे हुए हैं। वो भी अवाम है, वो अपने एहतजाज जो कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं, वो कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो नाजायज बात कर रहे हैं, मैं यही बात कर रहा हूं। हुकूमत तो ढीठ हो गई ना कि वो तो बात नहीं सुन रही। हुकूमत को तो इन चीजों का असर ही कोई नहीं है। आप एहतजाज करें, यहाँ पे लोग मर गए एहतजाज के दौरान, जो किसान इत्तेहाद का एहतजाज हुआ उसके दौरान एक बंदा मर गया, आपने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये लोग अभी इंतजार करेंगे कुछ 7-8 लोग मरे, उसके बाद हुकूमत एक्टिव हो, फिर इसकी कमेटी एक बनाई जाए। तो इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि जब तक आप घरों में 5-5 लाख प्रोटेस्ट नहीं करते हो, कोई बॉदर नहीं करता। मीडिया को इनवाइट किया जाएगा कि ये सीएम की तरफ से 5 लाख है, यहाँ तो कीमतें लग रही हैं। चलिए देखते हैं इसकी सूरत हाल, जो ये जो तमाम सूरत हाल है ये कहाँ पर जाती है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, शाहिद नदीम सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे बचत बाजार में। जी, बचत बाजार में सबसे पहले स्टाइलो है जी। स्टाइलो पर आपको 51% तक ऑफ मिलेगा, जाकर शॉपिंग करें और अपने 51% तक पैसे बचाएं।
नेक्स्ट ब्रांड है ताना बाना। ताना बाना पर आपको 30% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में डालडा कुकिंग ऑयल पाउच है जी 1 kg वाला। 5 पैकेट्स अगर आप ले रहे हैं तो रिटेल प्राइस बनती है 835, प्रमोशनल प्राइस 751, 84 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। मिचेल्स मैंगो मैक्स पिकल है 1 kg पैकेट, रिटेल प्राइस 250, प्रमोशनल प्राइस 215, 35 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। जी, और अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं आज के भाव में मदीना कॉलोनी से। जी शहजाद खान अब्दाली, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? आज शहर की ओपन मार्केट में आज सब्जियों की कीमत में 1 से 3 रुपये तक इजाफा देखने में आ रहा है, जो आज जिले इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है। इसके मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कुछ आज इस तरह से हैं। इनमें जो आलू है वो 1 रुपये इजाफे के बाद 24 रुपये, प्याज 22, टमाटर 12, लहसुन देसी 126, अदरक थाईलैंड 44, लहसुन चाइना 152, इसके अलावा अदरक चाइना 89, इसके अलावा बैंगन जो है वो 2 रुपये इजाफे के बाद 33, खीरा 3 रुपये इजाफे के बाद 38 रुपये फी किलोग्राम में दस्तियाब है। इसके अलावा खीरा फार्मी 17, करेले 3 रुपये इजाफे के बाद 33 रुपये, इसके अलावा पालक 15, लीमू देसी 166, लीमू देसी दर्जा दोम के 106 रुपये, इसके अलावा जो मेथी है उसकी कीमत में 3 रुपये फी किलोग्राम में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद वो 47 रुपये, माड़ू 25, फलियाँ 62, आम कच्चे 18 रुपये, इसी तरह बंद गोभी 18 रुपये, फूल गोभी 46 रुपये, घिया कद्दू 3 रुपये इजाफे के बाद 30 रुपये, सब्ज़ मिर्च 33, शिमला मिर्च की कीमत में भी 3 रुपये फी किलोग्राम इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद वो 38 रुपये, अरवी 2 रुपये इजाफे के बाद 74 रुपये, घिया दोरी 35, भिंडी 38, मटर 96, मूली 9, टिंडिया फार्मी जो है वो 17, गाजर चाइना 17, गाजर देसी 11, लसूड़े जो हैं वो 24 रुपये, इस तरह देसी टिंडे की कीमत में भी 2 रुपये फी किलोग्राम इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद वो 42 रुपये, हलवा कद्दू 6 रुपये और तरह जो है वो 13 रुपये उसकी कीमत जिला इंतजामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में कोई कमी आज नहीं हो सकी। आज बदस्तूर 238 रुपये फी किलोग्राम में मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो जिंदा ब्रायलर मुर्गी है वो 158 रुपये थोक में और परचून में 164 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से दस्तियाब है, और अंडे फार्मी की कीमत में भी कमी वाक़ई नहीं हो सकी। ये भी बदस्तूर 68 रुपये फी दर्जन के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ जो ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोश हैं उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया अगर इस सरकारी नरखनामे पर हकीकी तौर पर अमल दरामद कराना चाहती है और सार्फिन को माह मुक़द्दस में रिलीफ देना चाहती है, तो जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ पे कीमतों के मैकेनिज़्म को सख्ती से 1 माह के लिए मॉनिटर किया जाए, ताकि इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है उनको बड़ी मंडियों से सब्जियाँ मिलें और ओपन मार्केट में इसी सरकारी नरखनामे के मुताबिक ये जो सार्फ हैं उनको सब्जियाँ फराहम कर सके। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। ज़ैनब शॉप पर नाज़न अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 164 रुपये किलो और इसका बना हुआ गोश्त 238 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 68 रुपये दर्जन, थोक से 66 रुपये और गोरमे से 65 रुपये। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताई जाएंगी टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी माह मीर, 7 बजे और 10 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 1 में। और अगली है हमारे पास द एंग्री बर्ड्स मूवी, 4 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। नेक्स्ट मूवी है एक्समैन एपोकलिप्स,
3 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। नेक्स्ट मूवी एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 3D 1:30 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 और 7 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। मनी मॉन्स्टर 9:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, 9:15 बजे ही लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 3 में। और वॉरक्राफ्ट 3D मूवी 6 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, 5:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन अब से तकरीबन कोई 2 माह पहले 2.5 माह पहले एक खूबसूरत तहरीर सामने आई और तहरीर ऐसी कि आपको पढ़कर ऐसा लगता था कि आप ख़ुद उस सिनेरियो में रह रहे हैं, आप ख़ुद उस एरा में चले गए हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी एक खूबसूरत तहरीर लिखी है जी महमूदा अहमद बशीर साहिबा ने और उसका एक चैप्टर जो है खून की लकीर वो ख़ुद लिखा अहमद बशीर साहब ने और ये किताब मेरे हाथ में है 2 तहरीरें के नाम से और बहुत मकबूल हुई। मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर ये किताब बहुत पसंद आई और मैंने इसको पढ़ा भी। और आज हम इस किताब के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे तहरीरों के ऊपर, बात करेंगे किस तरह से तहरीर लिखी जाती है और फिर आवाम जो है वो उसकी गर्विदा हो जाती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो अहमद बशीर साहब की बड़ी साहबजादी हैं, ख़ुद भी मुसन्निफ़ा हैं, शायरी करती हैं और माशाल्लाह से इनका पूरा ख़ानदान ही कहीं ना कहीं से हम तमाम लोगों की खिदमत कर रहा है, चाहे वो तहरीर की सूरत में है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की सूरत में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नीलम अहमद बशीर साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले तो ये जाना ठीक है, बिल्कुल मज़े में आजकल। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी, इट्स सच अ वंडरफुल पीस कि पढ़ के जेन्युइनली मज़ा आ गया था, तो इस पर हम बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है और एक अहम खबर भी बता, अभी नहीं करनी, चले वो हम बाद में करेंगे, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हम नहीं कर रहे। 2 तहरीरें, एक ऐसी किताब जब वो लॉन्च हुई तो लोग धड़ाधड़ मतलब उसको ख़रीद रहे थे पढ़ने के लिए। क्या इस किताब को कैसे आप, मुश्किल होगा वन लाइनर देना, लेकिन कैसे आप डिफ़ाइन करें? ये किताब ख़ास है इसलिए कि ये मेरी अम्मी और मेरे अब्बा की 2 तहरीरें जो मैंने यकजा की हैं। दरअसल अब्बा तो बहुत बड़े लिखारी थे, राइटर थे, सबको मालूम है जी। लेकिन अम्मी तो घरेलू औरत हैं और उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ गई कि आपने अब्बा के बारे में कुछ लिखना है, क्योंकि जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है ज़ाहिर है वो उसका उनको ही इल्म है। हम लोग तो फिर बच्चे हैं, जो ज़िंदगी का जो हमसफ़र होता है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है जी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अम्मी अपनी कुछ याददाश्तें लिख दें ताकि रिकॉर्ड रहे। तो उसी सिलसिले में मैं उनके पीछे पड़ी रही काफ़ी साल और वो बेचारी भागती रही आगे आगे, मैं उनके पीछे कागज़ और रजिस्टर रबड़ पेंसिल लेके के लिखें। कहती नहीं मुझे लिखना नहीं आता, मुझे लिखना। मैंने कहा जैसा भी जी चाहता है लिख दें। इस बात को 4-5 साल हो गए, मैंने उनसे लिखवा लिया, बेचारी ने। अच्छा, उन्होंने खुद लिखा? हाँ, रो पीट के छुप जाती थी कि तुम आ गई हो। फिर मैंने कहा नहीं, आप लिखेंगी। खैर, तो वो शुक्र है कि बेचारी ने हिम्मत कर ली और बड़ी सिंपल अंदाज में। और वो पढ़ के नजर आता है कि कितनी सिंपलिसिटी थी उनकी ज़िंदगी में भी, मतलब उस लिखाई में वो झलकियाँ नजर आती हैं। और ये कि मैंने इसको बिल्कुल तब्दील नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, जो उनकी ज़बान और उनका तजुर्बा है वो ही बोलना चाहिए, मुझे अपनी इसमें नहीं ठूंसना चाहिए अपना जो भी मेरा क्राफ्ट है। तो इसीलिए ये किताब बड़ी पुरकशिश है, क्योंकि इसमें एक आम औरत की कहानी है जो उसकी ज़बानी उसने अपने शौहर के साथ एक मशहूर और एक मुश्किल और एक दबंग आदमी जो है उसके साथ कैसे गुजारी। तो ये इसलिए बड़ी दिलचस्प है और बड़ी मज़े की बातें हैं, बड़ी मज़े। अच्छा, कुछ मज़े की बातें शेयर करें ना हमारे साथ, ऑडियंस के साथ। मज़े की बातें, आपके बचपन की बातें भी लिखी हुई इसमें। हाँ। और तमाम वो जो स्टेप ज़िंदगी का मरहला जिसे कहते हैं एक औरत की ज़िंदगी में आता है, वो सब डिफ़ाइन किए। बस हमारे अब्बा बड़े ज़हीन और बड़े लिबरल, सेकुलर और बड़े फाइटर आदमी थे और उनके आगे कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने सच के आगे किसी की बात नहीं सुनते थे और वो सच्चे आदमी थे, झूठे नहीं थे। इसलिए उनकी बड़ी इज़्ज़त है। आज तक दुनिया में लोग हम उनके हवाले से जानते हैं और मिलते हैं, हम मुझे और मेरी बहनों को, तो बड़ा अच्छा लगता है। बात यह है कि ऐसे आदमी के साथ एक जो औरत होती है
ज़ाहिर है कि वो ओवर शेडो हो जाती है और तो कुछ दबके रहती है। लेकिन ये कि अम्मी ने गुर सीख लिया, एक तो ये कि पहले ज़माने की औरत थी, और दूसरा ये कि मेरे अब्बा की एक खूबी थी कि अपनी बीवी से मोहब्बत और वफ़ा करते थे। जब मर्द ये करे और इज़्ज़त भी करते थे तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है। तो उन्होंने अब्बा को हर हाल में उनका साथ दिया। तो हम ये कहते हैं, कई दफ़ा अपनी बहनों में आपस में बात भी करते हैं कि हमारे अब्बा को जो भी कामयाबी मिली या जो भी वो उन्होंने चाहा किया, वो बिकॉज ऑफ माई मदर, हमारी अम्मी के हैं कि माई मदर लेट हिम बी वट एवर ही वॉज, शी डिड नॉट स्टैंड इन हिज वे। ना वो ऐसी औरत थी कि वो फरमाइश करती कि मुझे कोठी कार बंगला लेकिन आपके अब्बा जी को मोहब्बत भी तो बहुत थी ना कि जब पैदाइश हुई आपकी और वो मैके गई तो फौरन खत लिख दिया कि हाँ, बहुत डिपेंडेंट थे हमारे अब्बा, बहुत डिपेंडेंट थे, रहते नहीं थे उनके बगैर। बल्कि बड़े मशहूर जो हमारे अदीब है मुमताज़ मुफ्ती, वो कहते थे अब्बा को कि तुमने अपने आप को जान के अपाहज बनाया हुआ है ताकि तुम महमूदा से हर काम करवाओ। मतलब वो इस तरह थे कि पानी लाओ, पास बैठो, और वो रोमांटिक बहुत थे। अच्छा। जो कि खाविंद इतने नहीं होते शादी के बाद मतलब ये कि हमने बच्चों ने अपनी अम्मी अब्बा को माशाल्लाह मोहब्बत करते हुए देखा। इतनी मोहब्बत कि वो बच्चों से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थी, और वो भी शायद वो करते थे, आपस में लगे रहते थे। हम लोग कहते थे कि ये चिड़िया मैना है, तोता मैना की जोड़ी है, हम अपने अपने काम खुद कर रहे हैं क्योंकि वो तो आपस में ही लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने रोमांस को बड़ा बरकरार रखा, और उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी रही इसी लिहाज से क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते थे और आदत थी उनको एक दूसरे की। हालांकि मेरी अम्मी इतनी कोई तालीम याफ्ता भी नहीं थी और सिंपल सी औरत है, लेकिन अच्छा जोड़ रहा उनका। तो बचपन में आपको याद है वाक़यात ये जो आपकी अम्मा ने कंपाइल किए, जब वो लिख रही थी और आप पुश कर रही थी उनको, तो आप कुछ याद कराती थी? अच्छा, वो वाला वाक़या भी तो लिखे, आपको याद है वो हमारे साथ ये हुआ था या अब्बा के साथ? अम्मी को वैसे काफ़ी चीज़ें याद थी, मैंने कुछ याद नहीं कराया क्योंकि ज़ाहिर है उनको ज़्यादा पता था मुझसे। लेकिन बड़ी मज़े मज़े की मुझे बातें याद हैं। हमारे अब्बा बड़े अजीब-ओ-गरीब थे। मसलन कहते थे कि मैंने सुना है कि जहांगीर बादशाह मोतिया के कीमा और मोतिया खाता था मिला के, मोतिया के फूल कीमे में डाल के। तो उनको खाने के तजुर्बे करने का बहुत शौक था। तो अम्मी को एक दिन ऑर्डर हुआ कि आज मोतिया कीमा पकाया जाए घर में। अब अम्मी ने ज़रा हाँ ही कहनी थी। जनाब वो कीमा और मोतिया पक्का, तो वो जब पक्का तो लगेगा जैसे मोतिया के इतर वाला कीमा है, उसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग हाँ होती है। अच्छा, अब हम लोग को कहें खाओ, अब हम खाएं तो वो हमें, वो मोतिया था कड़वा, वो फूल कड़वे हो गए। अब हम लोग मुंह में डाले हुए हैं लेकिन हमसे खाया ना जाए। लेकिन अब्बा का रोब था कि नहीं खाना है मोतिया के। और अब्बा खुद खा रहे थे? हाँ, थोड़ा सा खाया, कहते हैं बादशाह जहांगीर खाता तो अच्छा ही होगा ना, ये तो मुझे खाना है। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया। फिर हमने दाल भी पकाई हुई थी, थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा अपनी दाल चखाओ फिर तो ऐसे चीज़ें, ऐसी हरकतें बड़ी करते थे उल्टी सीधे। और ये छोटे छोटे वाक़यात आपकी अम्मा को याद है? अम्मी को याद थे, हाँ। और ये कि एक मुझे जो याद है कि अम्मी ने मुझे बताया कि मैं शायद 1.5 साल की थी तो हम लोग कराची में रहते थे। मैं क्योंकि बड़ी बेटी थी तो ज़ाहिर उस वक्त शायद मैं ही थी उनके पास। तो अब्बा को था कि ये स्ट्रॉन्ग बने। तो मुझे कहते हैं कि क्लिफ्टन में रहते थे ये लोग, वहाँ नहीं रहते तो नहीं थे, गए थे क्लिफ्टन सैर करने। तो वहाँ आपको पता है ना वो जो जगह है जहाँ से जो सीढ़ियाँ आती हैं, और वो सबको पता है क्लिफ्टन में एक जगह है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जहांगीर समथिंग। वो ऐसे ऐसे बहुत सी सीढ़ियाँ हैं वहाँ जब आप साहिल पे पहुँचते हैं। अच्छा। तो अब्बा ने कहा कि ये नीलम जो है ये पैदल जाएगी वहाँ तक। और आप कितनी छोटी? 1.5 साल की। अच्छा। तो खुद उतरेगी, खुद चढ़ेगी, खुद साहिल तक मतलब जाएगी। अम्मी बेचारी को गम लगा हुआ कि मेरी छोटी सी बेटी है, थक जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, खुद ही चलेगी, खुद ही वापस आएगी। उन्होंने मुझे गोद में नहीं उठाया और अम्मी कहती कि मैं इतना रो रही थी कि हाय मेरी बेटी छोटी सी है, और मैं वापसी में सुना मुझे बुखार हो गया, मैं थक गई। पर उनका था कि नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा, तो ऐसी बातें हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल। और ये बुक में, ये वाकया बुक में लिखा भी है। अच्छा, आपका जिक्र बहुत ज़्यादा है, तो आप काफ़ी क्लोज थी अपनी अम्मा के? क्लोज हैं? मैं क्योंकि बड़ी थी ना तो जाहिर है बड़े बच्चे की ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन सबकी बातें हैं बड़ी मज़े मज़े की। मतलब हमारी बहन बुशरा जो माशाल्लाह बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी भी हैं, बहुत लायक खातून है, उसका एक वाक़या है कि वो हमारे अब्बा को चाइना से बहुत मोहब्बत थी, चीन से बहुत मोहब्बत थी। तो एक दफ़ा टीवी पे वो चो एंड लाई आए, उस ज़माने में होता था चो एंड लाई। ये बात है कोई अर्ली 70s की, 71-70 की। तो अम्मी मशीन पे कपड़े सी रही थी। उस ज़माने में लोग घर में ही कपड़े सीते थे और लड़कियां थी ज़्यादा, तो कपड़े तो सीने थे। तो अब्बा, टीवी भी थोड़ा सा था ना, तो एकदम चो एंड लाई की फ़ोटो आ गई कोई। अब्बा ने एकदम एक्साइटेड हो गए,
बुशरा को कहते हैं, उसको हम कहते हैं घर में गोपी, बुशरा को, गोपी को कहें जाओ अपनी अम्मी को कहो चाउमीन लाया है, चाउमीन लाया है। अब अम्मी कपड़े सी रही थी, अम्मी ने कहा अच्छा मैं की करा फिर आया तो अब तो बुशरा ने जाके छोटी सी कह दिया अब्बा, अम्मी कह रही मैं की करा, बस अब्बा को तो आ गया गुस्सा कि चाउमीन लाई के को देखने नहीं आए ये लोग। उन्होंने कहा अच्छा, गुस्सा आ गया, तेरी माँ आई नहीं, मैंने बुलाया। बुशरा डर गई, कहते वो घर से भाग गई। अच्छा, कि अब्बा को गुस्सा आ गया कि चाउमीन लाई, अम्मी ने देखा नहीं है। तो वो घर जाके हमारी दादी के घर छुप गई कि अब्बा उस पर गुस्सा उतारने लगे, तुम लोग नहीं देखने आए। आइडियलिज्म था ना उनके अंदर बहुत उसको, तो छुप गई बड़े घंटे। दादी ने फिर कहा कि क्या बकवास है ये, चाउमीन लाई के लिए बच्ची को घर से निकाल दिया। ऐसी हरकतें, आइडियलिस्ट था, वो आइडियलिस्ट। और मतलब एक रोब भी था, लेकिन बड़ा रोब था, बड़ा रोब था। वो आप डरती थी, मतलब आपको कुछ याद है कि उस जमाने के बापों का बड़ा रोब था। आजकल के बाप तो बेचारे उनकी हैसियत ही कोई नहीं, लड़कियां जो मर्जी कह दें वो सुन लेती हैं। बाप आजकल के बाप, मुझे लगता है लड़कियां अम्मा से ज्यादा डरती हैं, या आजकल के नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बाप और माँ, वो उसमें हम खुद भी शामिल हैं, अपने बच्चों के फ्रेंड्स होने के चक्कर में ना अथॉरिटी लूज कर गए हैं, ज्यादा लिबरल हो गए। वी आर गोइंग टू बी आवर योर फ्रेंड, यू नो, तुम्हें अंडरस्टैंड हम करेंगे, हम तुम्हें अंडरस्टैंड करेंगे, हम तुम्हें अकोमोडेट करेंगे, हम तुम्हें फ्रीडम। लेकिन उसमें ये कि आप अपने आप को लूज कर गए एज अ पेरेंट। लेकिन यही बात मैं ये कहती हूँ, लेकिन ये क्या ये अच्छी चीज, आप इसको किस तरह देखती हैं? अच्छी चीज़ है एक हद तक है, लेकिन फिर बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा इसका फायदा उठा जाते हैं। वो आपके पेरेंटल अथॉरिटी को मानते नहीं है, फिर आपकी हद जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने बच्चों के साथ? मैंने भी काफ़ी उनको छूट दी हुई थी कि मैंने कभी उनको रोक टोक नहीं की, कभी मारा पीटा नहीं, कभी मना नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि वैसे बेसिकली भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल इंसान हूँ, मैं रोकती टोकती नहीं हूँ ज़्यादा। बहनों को भी नहीं रोका, हालांकि मैं बड़ी थी जब मैं यंग थी, यानी कि मैं 16-17 साल की, जब मैं बहनों को बड़ा कंट्रोल करती थी। अच्छा, कहीं को गलत कदम ना उठा लें। मसलन कोई किसी को खत तो नहीं आ गया, कोई रुका शुका, वो अभी भी याद करती हैं। अच्छा, हाँ, बुशरा तो खास तौर पे कहती कि जब बाजी की शादी हुई नीलम की, तो मैंने 100 नफल पढ़े थे कि हर वक्त हम पे चेक रखती थी। आगे कमरों में चेक कर रही हैं, बिस्तर हाँ, देख रही क्या हो रहा है, कोई लड़के से बात, तो खैर फोन तो नहीं होते थे ज़माने में। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, ठीक है, कंफर्ट उस तरह से रहती है कि लेट लिव रो। नहीं, दूसरी बात है अब एज ऐसी है, समझना चाहिए कि ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है और खुद भी समझ होती है। अच्छा, बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ी बचपन में? नहीं, हमारे यहाँ डांटने का रिवाज नहीं था इतना, कोई ख़ास नहीं पड़ी किसी को। अच्छा, किसी को खास नहीं, बस एक रोब था वो। नहीं, वो माँ बाप का रोब तो था और अभी तक है, मतलब अम्मी का तो खैर इतना नहीं, अब्बा का बहुत था, वो रहता था और उनसे डरते थे सब। अच्छा, इसमें और भी बड़े वाक़या थे, जैसे मैं अभी देख रही थी हक महर की लड़ाई, जब आपकी अम्मा अब्बा की, जब कुछ ऐसे वाक़या थे जो आपको पहले नहीं पता थे और आपने जब लिखे तो? नहीं, अम्मी की ज़बानी सुना हुआ था कि जब अम्मी की शादी हो रही थी अब्बा के साथ, तो उनकी ट्रेन में जाना था उन्होंने, तो अम्मी को पता था कि 12 बजे ट्रेन छूट जाएगी और सुबह कहीं 11 बजे लड़ाई शुरू हो गई हक महर की, क्योंकि मेरे जो अब्बा की फैमिली थी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं हक महर लिखने का, तो जो अम्मी की जो फैमिली थी ताए वाए, उन्होंने कहा कि हम तो लिखवाएंगे। बड़े बड़े बूढ़ों की लड़ाई थी, तो बड़े बूढ़े लड़ने लग गए आपस में, तो अम्मी को फिक्र थी कि हाय हाय ट्रेन का टाइम निकला जा रहा है, मुझे कोई दुल्हन नहीं बना रहा। अच्छा, तो वो नंदे और ये मिलके रो रहे हैं कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। यानी कि जो मेन कैरेक्टर थे वो, ये लोग आपस में रो पीट रहे हैं कि हाइला हमने जाना है लाहौर नहीं वजीराबाद। अच्छा, तो ये बूढ़े बूढ़े लड़ रहे हैं हक महर के लिए, तो फिर यही हुआ कि जीत तो लड़के वाले की होती है, जाहिर है। वो तो लड़की तो लेके मैंने जल्दी जल्दी तैयारी खुद ही शुरू कर दी कि भाई मुझे छोड़ना जाएगा दुल्हन कुछ, तो फिर दुल्हन ऊपर से खेतों में से गुजर के गई और इस तरह के मजे के वाक़यात हैं। अच्छा, जानते थे आपस में एक दूसरे को? सेकंड कजन थे, सेकंड। अच्छा, तो मतलब फैमिली तो एक ही तरह की थी, मतलब हाँ, फैमिली जान पहचान थी। हाँ, ठीक। अच्छा, एक जो किस्सा मुझे बहुत मज़ेदार लगा, और अभी हम ब्रेक पर जब हम ये पिक्चर्स भी किताब की तकरीब की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इनकी किताब की हमने रूनुमाई की थी 2 महीने पहले, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीब हुई थी, उसमें काफ़ी लोग भी आए थे, काफ़ी अच्छे लोग आए थे। मैंने कहा कि चलो एक यादगार हो जानी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ये होता है कि मेरे अपनी अम्मी और अब्बा की तो ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको प्रिजर्व कर लूँ, क्योंकि जब तक मेरी ज़िंदगी और सेहत सलामती है, अल्लाह मियाँ आपको तंदुरुस्ती दे, और आपकी मदर को भी जो बीमार भी हैं, अल्लाह मियाँ उनको तंदुरुस्ती दे। अच्छा, एक किस्सा जिसकी मैं बात कर रही थी, 2 डेनमार्क टूरिस्ट, हाँ, ये मैं आपकी ज़ुबानी ज़रूर सुनना चाहूँगी। वो ये कि हमारे अब्बा को बड़ा शौक़ था कि लोगों की मदद करने का, बहुत लोगों की मदद करते रहे सारी उम्र। अच्छा, चाहे कुछ पास था या नहीं। तो फिर उन्होंने सड़क पे चलते 2 डेनमार्क के टूरिस्ट
कहीं गाड़ी खड़ी करके रो रहे थे कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए। अब ये वाक़या है मेरा ख्याल है 60s का, अच्छा, लेट 60s का। कराची में रहते थे उस वक्त हमारी फैमिली। तो अम्मी हमारे 2-3 अम्मी अब्बा के बच्चे भी थे, हम लोग 2 या 3 बेटियां थी। बुशरा भी शायद पैदा हो चुकी थी, मैं खुद छोटी थी लेकिन मुझे थोड़ा सा याद है। तो वो अब्बा उनको उठा के डेनमार्क के टूरिस्टों को घर ले गए। अच्छा। क्योंकि वो रो रहे थे कि हमारे पैसे खत्म हो गए, वापस कैसे जाएं। वो ना ड्राइव करके आए थे अपनी जीप लेकर, अच्छा, फ्रॉम डेनमार्क। उस ज़माने में वो होता ना, उस ज़माने में निकल पड़ते हैं लोग, सेफ ज़माना था। आजकल तो बेचारे को टूरिस्ट आ जाए तो लोग उनको मारे देते हैं। 10 तो बॉर्डर आते हैं बीच में जहाँ पे रोक के, तो हाँ नहीं, आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में जो नॉन पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम्स को बर्दाश्त करने का रवैया ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ तो फ़ौरन ही मार देंगे, लेकिन उस ज़माने में खुला था। अच्छा। तो वो फिर अब्बा ने देखा कि ये रो रहे हैं, गोरे 2 बेचारे, शॉर्ट्स पहनी हुई, ऊपर से बनियाने उतारी हुई, को गर्मी बहुत थी। तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पैसे ख़त्म हो गए, तो उनको उठा के घर ले आए और घर रख लिया। घर रख लिया। अम्मी खुद कहती कि मैं भी जवान थी, लड़के भी जवान थे, लेकिन उनको, मेरे अब्बा इस तरह के नहीं थे कि शक करें या फिक्र करें, ट्रस्ट करते थे लोगों पर। उन्होंने उनको आराम से रख लिया घर में। अच्छा। अब वो अम्मी कहती है कि हाय 2 महीने हमारी तनख्वाह नहीं मिलती थी अखबार की, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। कितनी देर रहे थे वो? मेरे ख्याल है महीना, मुझे सच्ची बात है याद नहीं है कितना महीना रहे होंगे, क्योंकि उनके पैसे आने थे डेनमार्क से, तो फिर उन्होंने जाना था। तो अम्मी ये कहती हैं कि उनको गर्मी लगे तो वो उठ के मेरी स्क्वाश की बोतल सारी खत्म कर दें। मैं को हाय इतनी महंगी बोतल ज़ाहिर है। अच्छा, ये बड़ी टेंशन होती है, मतलब खातीन को खास तौर पर ये बड़ी टेंशन होती है कि चीज़ें खत्म हो जाएगी, ग्रॉसरी खत्म हो जाएगी, और लेकिन खुला दिल। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब वो डेनमार्क वापस गए तो पता लगा, अब्बा को एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हो कि वो तो बड़े अमीर लोग थे, ऑलमोस्ट शाही किस्म के, तो उन्होंने इतने तोहफे दिए, और मन का है हमने तो उनको बेचारों को ऐसे रखा था, समझ लिया था। गर्मी में ना एसी होते थे ना कुछ। रहा फिर काफी अरसे तक रहा, लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नीलम जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज़ जानना चाह रही थी, आप भी माशाल्लाह बहुत किताबें लिखी, शायरी भी करती हैं, तो अब्बा से इंस्पिरेशन मिली, वो उनके ज़माने में जब आपने लिखना शुरू किया, हेल्प करते थे आपकी? नहीं करते थे। इसलिए कि ये जैसे मुर्गी अंडा देती है छुप के, इस तरह लिखना भी एक ऐसा ही अमल है जो बड़ा प्राइवेट है। तो क्योंकि अब्बा तो इतने बड़े राइटर थे, इतनी एक मकाम पर पहुंच चुके हैं कि मुझ में ज़रूरत नहीं थी कभी उनको कहना कि भी मैंने भी कुछ लिखा है या मैं लिखना चाहूँ। तो बस खामोशी से काम करना शुरू किया, चुपके कुछ लिखती चली गई। उनको दिखाने की ज़रूरत या हिम्मत या कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता लगा बाद में कि मैं लिख रही हूँ और मेरी किताब, वो ज़ाहिर किताब जब छप जाती है तो पता लग ही जाता है। तो फिर या उन्हें कोई कह देता था कि नीलम ने फ़लाँ चीज़ लिखी, अच्छी लिखी, या कोई तारीफ़ करता था, तो वो आके पूछते थे कोई फ़लाना ये कह रहा था कि तुमने कुछ लिखा है, वो फ़लाँ चीज़ पे लिखा है, तो मुझे दिखाओ ना। तो मैं डर के मार कहती थी हाय अब्बा को नहीं दिखाना। लेकिन जब किताब छपती थी ना, मैं चुपके से अम्मी को देती थी कि अम्मी अब्बा को दिखा देना है किताब बाद में। अच्छा, छपने के बाद उनको पता लगता था कि क्योंकि मुझे होता था कि ये पता नहीं कहेंगे क्या गंद मार रही है, ये क्या बकवास लिख रही है। अच्छा, क्योंकि मुज़ाहिर है कि उनके लेवल का तो मैं नहीं लिख सकती थी, एक डायरेक्ट प्रेशर नहीं कभी भी नहीं। हाँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुमताज़ मुफ्ती जो कि बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने मुझे 15 साल की उम्र से इनकरेज किया। वो शायद उन्होंने मुझ में कोई स्पार्क देख लिया था। वो हमारे घर आते जाते थे और हम उनसे खैर सबकी दोस्ती थी, लेकिन मुझसे भी थी। तो वो उनको कुछ शायद सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरी 1-2 चीज़ें जब पढ़ी, कहीं छपी हुई अखबार जहाँ में पहला अफसाना छपा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा, तो उसमें इनकरेज किया, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं बल्कि कमरे में उछल के मैंने डांस किया कि मुमताज़ मुफ्ती ने मुझे ये 2 लफ्ज़ लिखे हैं कि तुमने अच्छा लिखा है। तो लेकिन अब्बा को दिखाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत बाद में किताब छप गई, फिर उनका रिस्पांस कैसा? फिर वो बड़े खुश होते थे, बल्कि 1-2 किताबें पढ़ के तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ा वो जज्बाती आदमी थे ना, तू इतनी अच्छी किताब लिखी है, रो रहे थे। मैं कहा तो आपको बड़ी खुशी होती होगी? मैं तो जाहिर है खुशी तो होती थी, अब्बा जी और यकीन भी नहीं आता था कि ये कह रहे हैं। यानी कि 2 किताबों पे मुझे याद है कि उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे कि मैंने ये लिखा है, आपने लिखी। तो बस दैट वाज इनफ। और वो मेरे ख्याल से लेकिन मैं उससे पहले कभी नहीं दिखाती थी। मैं जब छप जाती थी चीज़, फिर किताब ऐसे सराहने रख देती थी चुप करके। मम्मी कहती थी यार नीलम ने नई किताब देती है। बड़े हैरान होते थे, लेकिन सरप्राइज नहीं होते थे कि किताब लिख रही, पूरा एक कंपाइल? सरप्राइज अंदर से होते होंगे, लेकिन जाहिर नहीं करते थे। हाँ,
अच्छा, बड़ा सिंपल और बड़ा मोहब्बत करने वाला प्यार भरा रिश्ता था आपकी अम्मी अब्बा का, और उस रिश्ते को देखते हुए आजकल के दौर पे अगर हम बात करें तो एक शादी और फिर ख़ातीन का जो किरदार होता है, क्योंकि उस ज़माने में जैसे आपने बताया कि आपकी अम्मा बहुत सिंपल हुआ करती थी तो वो हर चीज़ मान भी जाया करती थी, अब आकर औरत भी ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट हो रही है और मर्द तो वैसे ही एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग, डोमिनेटिंग नेचर और बड़ा शौक है हमें अपनी अना के ऊपर बात करने का, तो कैसे देखती हैं आप इन दोनों रिश्तों को? तो कैसे आप इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मैं स्कर्दू गई थी 10-15 दिन पहले। मैं बड़ी इम्प्रेस और खुश हुई कि वहाँ ख़वातीन जो हैं 95% पढ़ी लिखी हैं और मर्द नहीं। तो अब आप देख लें कि जहाँ औरत पहले ही तालीम की बालादस्ती है उसके पास, ठीक है, तो अगर वो कम पढ़े लिखे आदमी उस पर रोब जमाएं या अपनी बर्तरी जमाएं या अपना फ़ैसला ज़्यादा बेहतर जाने तो ये गलत होगा ना, क्योंकि उसको ज़्यादा इल्म है, वो ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड है, वो नौकरियां कर रही हैं, वो इदारे चला रही हैं। स्कर्दू में बड़ी अच्छी लगी बात। बहरहाल हम वापस आते हैं हमारी तरफ कि देखें, मर्द और औरत का जब साइंस ने ब्रेन तोला तो उसका एक वज़न था। औरत की जो जिस्मानी ताकत है वो मर्द से ज़्यादा है, ये नहीं कि वो कुल्हाड़ी नहीं चला सकती लेकिन वो बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है, उसकी ज़्यादा है। आजकल आप देख लें औरत ज़्यादा तालीम में एक्सेल कर रही है, टॉप करती हैं लड़कियां, हर जॉब में बेहतर। अच्छा, कोई दहशतगर्द औरत नहीं होती। जेलों में अभी मैंने पिछले दिनों जेल में बच्चों के स्कूल की एक फिल्म देखी थी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, जी। कोई लड़की नहीं थी। तो जब औरत एक बेहतर ह्यूमन बीइंग है आपसे, तो आप उसको क्यों ज़ेर करना चाहते हैं और उसका फ़ैसला क्यों नहीं अपने जैसा समझना चाहते हैं और अना के ऊपर अपने सिर्फ बिकॉज यू आर अ मैन, तो आप उसको मारना भी चाहते हैं और आप उसको ज़ेर रखना चाहते हैं हर तरीके से, जबकि वो आपसे बेहतर फैसला करने की आजकल तो एक वो जो अभी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का बिल भी आया, वो तो एक हंसी आती है उस पर, वो तो हंसने वाली बात है। वो मौलवी साहब की उम्र देखें आप, उस उम्र में तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे, उनको जदीद दौर का कुछ पता नहीं है। उनको क्या जाएं यूनिवर्सिटियों में देखें औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी ज़हीन, कितनी टैलेंटेड और कितना काम करना जानती हैं और आपसे बेहतर फैसले करती हैं। देखें औरत जो नौकरी पेशा है आज की पाकिस्तान की औरत, ठीक है, सबसे पहले तो जब रिश्ते आते हैं तो सवाल ये किया जाता है कि नौकरी नहीं करानी है, और अगर करानी है तो औरत पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कर रही है, उसके बाद घर आके वो मियाँ का खाना भी देती, चाहे मियाँ भी मैं किसी से बात कर रही थी, खातून और मियाँ दोनों प्रोफेसर हैं, बड़े जानने वाले, वो अदीब हैं, दानिश्वर शायर, दोनों कपल। तो औरत ने मुझे बताया कि जब हम दोनों इकट्ठे घर आते हैं, मियाँ आराम से कुर्सी पे आके लेट के कहता है मैं थक गया, वो फौरन किचन में घुस जाती है, हालांकि दे आर इक्वली टायर्ड, दे आर इक्वली वर्किंग। तो क्या औरत के अंदर ज्यादा ताकत है ना, इसका मतलब है हाँ, कि वो डबल काम कर रही है। तो वो फिर ज़ेर क्यों करना चाहते हैं आप उसको, तशद्दुद कैसे करेंगे आप, वो तो आपसे बरतर है, हल्का फुल्का क्यों, तो वो भी फिर करे आप पर जब आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन हम आप तो लिखती भी हैं और इन इश्यूज़ के ऊपर भी जब आप बात करती हैं तो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है हमारी सोसाइटी की, हमारे सोशल नॉर्म्स कहा जाता है कि इजाज़त नहीं देते कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। हालांकि आबादी की बात करें तो 50% जो पॉपुलेशन है वो औरत की है, 58 है आजकल, 58 हो गई। तो बताएं 58% 42 को लेकर अगर मारें तो क्या बने, इनका बुरता बन जाए, ये सोचें। मेरा मतलब है मारना है ही क्यों भाई, मार से क्या होता है, हाँ। प्यार से बात करें, और अगर ज़रूरी औरत को समझा रहे हैं, औरत भी तो आपको समझा सकती है। फ़र्ज़ करो आप उसकी बात नहीं समझ रहे, आप दूसरी औरतों के पीछे जा रहे हैं या उसको पढ़ने नहीं दे रहे या उसको काम नहीं करते, तो औरत भी आपको समझा सकती है। अगर इसका मतलब है औरत की बात जब आप नहीं मानते तो औरत भी फिर हल्का फुल्का डोई से तशद्दुद करे आपके ऊपर। तो इक्वल राइट्स है ना, वो इक्वल राइट्स की बात है, इक्वल, आप क्यों उसको नीचे लगाने पे तुले हुए हैं। अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के सिनेरियोज इंस्पायर करते हैं राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, बात इंस्पायर तो करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं कि लोगों को समझ क्यों नहीं आती, ये मर्द क्या अपने आप को समझते हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो भी हमें दुश्मन है ना समझे। तेजाब आदमी फेंकता है, गैंग रेप आदमी करता है, ज्यादातर जो आदमी करता है, तो आप तो ज्यादा खराब है, आप ठीक हो, आपको खुद करेक्ट होना है, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू करेक्ट योर औरत, क्योंकि वो बेचारी तो पहले ही कुछ नहीं कर रही। वैसे औरतें जो हैं वो लेकिन आजकल डर जाती हैं कहीं, नहीं तो अच्छी बात है ना। देखिए औरत डिफरेंट फील्ड्स में हमें अच्छी परसेंटेज औरत की सुधाया हुआ पालतू जानवर नहीं है कि चलो भाई घूम जाओ, चलो भाई उठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे किया क्या बात हुई, ट्रीट तो ऐसे किया जाता है, तो गलत है ना। आपको जरूरत दिमाग को खोलने की जरूरत है।
सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी एक नज़म है जो अभी मतलब छपी भी थी, मैं चाहूंगी वो आप ही की जुबानी अगर हम सुने तो बड़ा मजा आए जी। लेकिन मैं थोड़ा टीजर दे के जा रही हूँ ना, मुझे ब्रेक भी तो लेनी है। नाज़न आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद हम वो नज़म सुनेंगे और बड़ा मजा आने वाला है आपको, मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़न जी। तो नीलम जी, हम वो नज़म सुनना चाह रहे थे जी। ये मेरी नज़म है एक पंजाबी में, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो आप सुनिए। पानी पियो खरीद के पाओ कलेजे ठंड, लहू विकदा मुफ्तो मुफ्त लाल रंग दी वंड। आया ज़माना जिथे जूंदे बंदे दा कोई मोल नहीं, साडा दुख तू फोल नहीं, जिंद तू साडी रोल नहीं, ए दुनिया ते गोल नहीं। टिक्का बोटी 1000 रुपया, प्लेट मंगाओ रज रज खाओ, टिड भरो ते मौज उड़ाओ, लाशां डेगो सब्बे उन्हां दा कोई तोल नहीं, साडा दुख तू फोल नहीं, ए दुनिया ते गोल नहीं। कैर जबर ते नफरत भरियां शुकरां मारो, बड़कां लाओ, गालां कड्डो, गोली चलाओ ठा ठा ठा, बई वाह वाह वाह, जोर दी हसो हा हा हा, प्यार दा कोई बोल नहीं, साडा दुख तू फोल नहीं, ए दुनिया ते गोल नहीं। लोकी आखण दुनिया लगदी सोहनी ते दिलदार बड़ी, फुल खिड़न ते धरती हसे, हर कोई इत्थे हसे वसे, फेर क्यों लगदी डिंगी चिब्बी, राज है डूंगा खोल नहीं, ए दुनिया ते गोल नहीं। बूटे लाए पानी दिते, फल फुल आए खादे पीते, रौले रप्पे खेडां मेले, इश्क मुहब्बत प्यार दे वेले, अज हुण कुछ भी कोल नहीं, साडा दुख तू फोल नहीं, क्यों है दुनिया गोल नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और हर तरह की वो जो हमारा आजकल का एक ज़माना जो चल रहा है, जो सिनेरियो है, उसको आपने बड़े लाइट अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको प्रेजेंट किया। अच्छा, खुद पे तारी होती है ये सिचुएशन? बिल्कुल होती है, किसी का दुख बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस तरह के जुल्म सुनती हूँ कि औरतों के ऊपर तेज़ाब डाल दिया, दहशतगर्दी हो गई, बच्चों को मार दिया, यूनिवर्सिटियों पे हमला हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। बिल्कुल, लेकिन चलें इंशाल्लाह हम इस तमाम चीज़ से बाहर ज़रूर निकलेंगे, कोशिश में तो लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह मियां मदद करते जाएं। अच्छा, अभी आजकल जो है वो आप क्या कर रही हैं, मतलब कोई तहरीर लिख रही हैं? मैंने अपना पहला नावल मुकम्मल कर लिया है और वो अब प्रिंटिंग के मराहिल में है, अभी उसमें कुछ शायद वक्त लगेगा, मेरी तरफ से तो वो जा चुका, तो देखिए मुझे उससे उम्मीदें हैं अच्छी, अल्लाह करे कि लोगों को भी अच्छा लगे। अच्छा, उसका हम जाहिर है कहानी तो नहीं सुनेंगे पूरी, लेकिन उसके जो एक बॉटम लाइन, एक जो क्या उसको एक्चुअली क्योंकि मेरी ज़िंदगी अमेरिका में भी बहुत गुजरी है, तकरीबन आधी, तो वहाँ जब 9/11 हुआ तो उस पर ज़िंदगी दुनिया बहुत कुछ तब्दील हुआ, पाकिस्तान के रहने वालों की ज़िंदगियों पे भी असर हुआ, तो कहानी मेरी वहाँ से शुरू होती है लेकिन फिर और तरफ चली जाती है, तो ये अमेरिका के बारे में है। अच्छा, और उस तरह के सिनेरियो को हाँ वो किया, ठीक है। और एक आपका सफ़रनामा भी तो है, सितंबर जी, वो मैंने 9/11 पे लिखा था, वो भी है, नेपाल पे भी मैंने लिखा हुआ है सफ़रनामा। खाकों ट्रैवल करने का शौक़ है आपको? शौक़ तो है और किया भी है काफ़ी। सफ़र वसीला ज़फ़र है, सफ़र के ज़रिए आप बहुत सीखते हैं, आपका जहन खुलता है, सफ़र करना चाहिए। और मुझे अभी रिसेंटली जैसे मैं स्कर्दू गई तो उसका भी सफ़र बहुत कुछ सिखा गया, तो बड़े खूबसूरत लोग हैं। और मेरे ख्याल से जब आपने कुछ तहरीर लिखनी हो और वो तहरीर जब दिनों पर असर करती है तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पीछे आपने बहुत ट्रैवल किया है, आपकी रिसर्च है, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, आपके दिमाग में स्टोर होता है। लर्निंग जब होती है तो आप कोई भी अदीब बग़ैर लर्न किए, बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर जाने कुछ लिख नहीं सकता, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है बताने से पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, पंजाबी और उर्दू आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है, किस मीडियम में? एक्चुअली पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है और मेरे अब्बा को बहुत मोहब्बत थी पंजाबी से। अफसोस कि बहुत ज़्यादा उर्दू वाले पंजाबी नहीं लिखते, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई पढ़ने की, जब पढ़ने की नहीं हुई तो लिखने की भी नहीं हुई। तो लेकिन मेरा जी चाहता है पंजाबी में लिखने को। आजकल मैं कुछ कहानियाँ अपनी पंजाबी में भी कर रही हूँ, ट्रांसलेट करिए ताकि वो पंजाबी वालों की ही रिक्वेस्ट थी कि पंजाबी में भी आओ ज़रा। हाँ। तो आई ओ इट टू पंजाब, क्योंकि आई एम फ्रॉम पंजाब। हाँ, तो वो चीज़ जो है वो चलती है। मुझे बड़ी मोहब्बत है पंजाब से और पाकिस्तान से
और ये मोहब्बत मैंने अपने अब्बा और अम्मी और अपने ख़ानदान वालों से इनहेरिट किया। माशाल्लाह आपने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और मतलब जैसे आपके वालिद साहब की ज़िंदगी और फिर ये किताब का अगर जिक्र करें तो एक लंबा तजुर्बा ऐड ऑन हो गया आपके तजुर्बे के साथ। एक इंडिपेंडेंट खातून हैं आप और आपने माशाल्लाह बड़ा नाम भी कमाया, काम भी किया इस सोसाइटी में जो है वो आप ख़ातीन के लिए बात भी करती हैं। कोई एक मैसेज जो इस प्लेटफॉर्म से आप ख़ातीन को देना चाहें? मैं ये कहती हूँ कि आप एक तो तालीम ज़रूर हासिल करें, तालीम ज़रूर हासिल करें। दूसरा ये कि आपके अंदर जो सलाहियत है उसको सामने ज़रूर लाएं, मत दबाएं, क्योंकि अल्लाह ने हर एक के अंदर सलाहियत डाली है। चाहे आप खाना अच्छा पकाती हैं, चाहे आप कपड़े अच्छे सीती हैं, चाहे आप लिखती हैं, चाहे गाती हैं, चाहे मुसाविरी करती हैं, चाहे नाचती हैं, ये एक सलाहियत है, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। इसको दबाएं मत, क्योंकि फिर आपके अंदर का इंसान मर जाएगा। सही। और दूसरी बात है, अपने अंदर एतमाद पैदा करें, आप किसी से कम नहीं हैं। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी से कम नहीं है। अच्छा, आपकी माशाल्लाह बहनें और सब सुपरस्टार अपनी अपनी फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा आपका किसके साथ है मतलब अटैचमेंट? नहीं, हम लोग सब माशाल्लाह बड़े क्लोज हैं, आपस में राब्ता रखते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बड़ी बहनों वाला रोब जो आपका उस वक्त था, नहीं मेरा अब नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, अब किसका है? अब मैं दोस्त हूँ सबकी। अब दोस्ती और सारा नो नथिंग, कुछ नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं रोका, जो मर्जी करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब एक एज होती है, फ्रीडम होनी चाहिए। अब औरतों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। कब तक वो गुलाम बनी रहेंगी ज़हनी तौर पे? होने दो आज़ाद। चलता रहता है। आज़ादी का मतलब कोई बुरी बात नहीं है। आज़ादी है तो फ्रीडम टू बी व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट टू से एंड जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप कभी एक्टिंग साइड पर क्यों नहीं आई? मतलब एक तो ये कि मैं पाकिस्तान में थी भी नहीं, जब वक्त था मेरा। जब मैं आई तो फिर मैं और कामों में लग गई और कुछ इतना शौक नहीं हुआ। मैं सारा दिन सेटों पे नहीं बैठ सकती, बड़ा बोरिंग काम है मेकअप करके सारा दिन बैठना। मैं थक जाती हूँ, मुझे अपने लिखने पड़ते हैं। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑन एयर, और मेरे ख्याल से लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। मैं आप सब बहनों के साथ एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ कि जब भी सब इकट्ठी हो। सबको इकट्ठा करना मुश्किल है ना, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। कभी जब भी मौका मिले आप हमें जरूर बताइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं खुद आकर ये हो सकता पूरा है प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहूंगी। अगर क्योंकि बुशरा ज़ाहिरा सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो उनके पास वक्त नहीं होता। वाकई गिना चुना उनके बच्चे जो बाहर हैं वो भी उनसे पूछ के आते हैं। चले बस जब भी वो लाहौर तशरीफ लाएं आपसे मिलने के लिए, और बाकी बहनें भी आए, अस्मा जी भी आए, सुंबल जी भी आए, तो आपने बस मुझे बता देना और मैंने पहुंच जाना है। वादा ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा कि जरूर। मैं लाहौर में जब तक होती हूँ मैं हाजिर हूँ। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आई रियली होप कि जो नया नॉवल आ रहा है मैं खुद भी पढ़ूंगी एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और इसी के साथ नाज़न आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।